हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। तो हम बात कर रहे हैं सीटेट 2025-26 2025 में जो आपका सीटेट होने वाला था दिसंबर में, बट अभी तक उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो मान के चलिए ये जनवरी में अब जाएगा, अगर अक्टूबर में आपका नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद 2-2.5 महीने तो कम से कम मिलते ही हैं, अभी तक का जो प्रीवियस ईयर्स का रिकॉर्ड रहा है, और 2.5 से 3 महीने में आपकी तैयारी अच्छी सी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग कर रहे हैं साइंस की सीरीज़, जो कि है NCERT साइंस सीरीज़। ओके, जहाँ पर हम ग्रेड 7 से लेके ग्रेड 10 तक की जो आपकी NCERT साइंस है उसको पूरा रिवाइज कर रहे हैं। चैप्टर वाइज मैं एक एक लाइन को एक्सप्लेन कर रही हूँ, बिकॉज क्यूरोसिटी जो आपकी नई बुक आई है उसमें कुछ नए टॉपिक भी इंक्लूडेड हैं, और बहुत कुछ जो पुरानी चीज़ें थी उनको भी थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। ठीक है, तो ये हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, विच इज़ मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन। और पहले हम लोग बुक से पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर ये मैं आपको PDF के फॉर्म में भी पूरा रिवाइज करा देती हूँ चैप्टर इस तरीके से। तो जो लोग पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं वो इस वीडियो को पूरा देखिए, और जो लोगों को सिर्फ ये रिवीजन करना है विद द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, तो वो लास्ट के 10 मिनट्स में मैं इसका रिवीजन कराती हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा जो ये रिवीजन का जो PDF है, इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी प्रोवाइड करा देती हूँ। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 ऑफ ग्रेड 7। इससे पहले के 7 चैप्टर्स कर लिए हैं। ठीक है, तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन, चैप्टर नंबर 8, ये है आपका ग्रेड 7। ओके, NCERT जो नई क्यूरोसिटी बुक है। लेट्स स्टार्ट। सो पहले देखिए, हमने जो अभी तक 7 चैप्टर किए हैं, और हमने देखा है कि पहले एक स्टोरी के थ्रू बच्चों में क्यूरियोसिटी को डेवलप किया जाता है, उसके बाद जो आपका मेन टॉपिक है वो पढ़ाया जाता है। सिमिलरली जब आप पेडागोजी पढ़ते हैं उसमें भी यही आता है कि आपको बच्चे को प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करना है, नोन से अननोन की ओर जाना है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जाना है। ठीक है, तो ये पेडागोजी में चीज़ें आती हैं। तो इसी तरीके से पहले एक स्टोरी के थ्रू बच्चे को बताया, वो जो कुछ जानता है उसको गैदर करके देन जो उसकी क्यूरियोसिटी है उसके बेसिस पे टॉपिक को स्टार्ट किया जाता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेरणा एंड हर यंगर सिस्टर आर वॉचिंग अ स्पोर्ट्स चैनल ऑन टेलीविजन। Prerna enjoys running and she had been declared the fastest runner among the girls in her district for winning 100-meter sprint at an international school competition held at the district level। ठीक है, तो ये प्रेरणा और उसकी बहन जो है टीवी पर एक स्पोर्ट्स चैनल देख रहे हैं, और प्रेरणा खुद भी एक जो है स्पोर्ट्स पर्सन है, वो जो है रनिंग करती है, और उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 100-मीटर स्प्रिंट्स के लिए इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन को उसने विन किया है। She is now training to compete at the state level, and she dreams of representing India at the international level in 100-meter sprint contest in future। तो इस तरीके से वो नेक्स्ट आगे जाके इंटरनेशनली भी इंडिया को रिप्रेजेंट करने के बारे में उसका ड्रीम है फ्यूचर में। क्लियर। नेक्स्ट आता है, वाइल वॉचिंग द रीरन ऑफ स्प्रिंट्स एट द ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन द पास्ट, प्रेरणा इज ऑलवेज अमेज्ड दैट द मेजरमेंट ऑफ टाइम taken for the race is so advanced that they could identify the winner even two sprinters seemed to cross the finish line almost together। तो यहाँ पर वो बच्चा क्या नोटिस कर रहा है, जो मेन पॉइंट आपको यहाँ से उसकी क्यूरियोसिटी डेवलप हो रही है, कि जब ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि दोनों स्प्रिंटर्स ने जो धावक हैं सेम टाइम पर ही लाइन को क्रॉस किया है, फिर भी वो वहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं कि हु इज़ द विनर। दिस मीन्स समथिंग एडवांस टेक्निक which they have। Okay, however in her school the sports teacher only used a special kind of watch which is called stopwatch। ये सबने देखी है, सभी बच्चों ने। नॉर्मली हम देखते हैं stopwatch for timing the school races। ठीक है, she had noticed her mother wearing a watch on her wrist, her sister looking at her mobile when she need to check the time, her uncle used a braille watch, and recently I acquired a talking watch that announced the time at the touch of a button। ठीक है, तो इस तरीके से वो अपने चारों तरफ देख रही है कि टाइम को जो पर्सन है, अलग अलग लोग, वो किस तरीके से देख रहे हैं। देयर वॉज अ लार्ज क्लॉक ऑन द वॉल ऑल्सो नियर द स्कूल एंट्रेंस। हर थॉट टर्न टू पीपल इन द एंशियंट पास्ट हु डिड नॉट हैव द मॉडर्न गैजेट्स वी हैव टुडे एंड शी वांटेड। तो इस तरीके से बच्चा इस पूरी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद, उसने ये रियलाइज़ किया, अच्छा आजकल तो ये सारी चीज़ें हैं, बट पास्ट में लोग टाइम कैसे देखते हैं। तो ये क्यूरियोसिटी उसकी सॉल्व होगी आगे के आपके चैप्टर से।
सो लाइक हाउ वाज टाइम मेजर्ड व्हेन देयर वर नो क्लॉक्स एंड वॉचेस? बच्चे जब क्लॉक और वॉचेस नहीं थी तब टाइम कैसे मेजर करते थे लोग? तो यहीं से आपका 8.1 मेजरमेंट ऑफ टाइम स्टार्ट होता है। ह्यूमन गॉट इंटरेस्टेड इन कीपिंग ट्रैक ऑफ टाइम लॉन्ग एगो। They started noticing that many events in nature repeat themselves after definite interval of time. तो सबसे पहले ह्यूमंस ने क्या ऐसा नोटिस किया कि जो प्रकृति की घटनाएं हैं, जो नेचर में होने वाली जो घटनाएं हैं, जो इवेंट्स हैं, वो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो रही हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन। भाई हम देख रहे हैं एक निश्चित टाइम पे, एक सर्टेन टाइम पर सन राइज हो रहा है और सन सेट हो रहा है। द फेजेस ऑफ द मून, हर 15 डेज पर आपका फुल मून होता है। फिर इस तरीके से वो फेजेस भी हमें दिखाई पड़ रही हैं। इसके अलावा हम सीजन्स को भी देख रहे हैं कि कैसे सीजन्स आपको तीनों, जाड़ा गर्मी बरसात तीनों मिलते हैं। दे स्टार्टेड यूजिंग द साइकिल्स ऑफ दिस इवेंट्स फॉर टाइम कीपिंग। तो इस तरह से उन्होंने सोचा कि चलो इसके बेसिस पर हम अपना टाइम का एक मेजरमेंट रखेंगे और उसके बेसिस पे हम अपने टास्क करेंगे। फर्स्ट दे डिवाइज्ड कैलेंडर्स। तो सबसे पहले उन्होंने इसके अकॉर्डिंग कैलेंडर बनाया। फेजेस ऑफ मून के थ्रू उन्होंने मंथली कैलेंडर बनाया। इसके अलावा जो है सनराइज और सनसेट के बेस पे उन्होंने डे और नाइट बनाया। क्लियर है? तो इस तरीके से उन्होंने ये साइकिल को यूज किया। अ डे वॉज डिफाइंड बाय द साइकिल ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग द सन। ठीक है, देन बिगेन द क्वेस्ट टू फाइंड वेज टू नोइंग द टाइम ऑफ द डे। नाउ नेक्स्ट अब क्वेश्चन क्या आ गया कि भाई ठीक है, हमने एक दिन तो बना लिया कि सनराइज से लेकर सनसेट इस तरह के बेस पे एक दिन बना लिया, लेकिन अब जो मेन उस दिन में टाइम को कैसे पहचाना जाए, कैसे उसकी कैलकुलेशन की जाए। सो दे मेड मैनी डिवाइसेस विच हेल्प देम टू मेजर स्मॉलर इंटरवल्स ऑफ द टाइम विद इन अ डे। तो इसके बेसिस पे उन्होंने बहुत सारी एंशंट समय में क्लॉक बनी, जैसे कि उसमें आपको जो मेन याद रखना है, सन डायल, वाटर क्लॉक्स, आवर ग्लासेस एंड कैंडल क्लॉक। तो ये चारों नाम याद रखने हैं, क्योंकि इस पे बेस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पेडागोजी, देखिए साइंस का जो पेपर 2 आपका होता है उसमें 15 मार्क्स का साइंस होता है और 15 मार्क्स की आपकी होती है पेडागोजी। तो पेडागोजी पे बेसिकली आप साइंस पढ़ाएंगे कैसे, या असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी साइंस की नॉलेज है उस पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो ये थ्योरेटिकल पार्ट है इसको भी ध्यान से पढ़ना है, जो कि कहीं ना कहीं इससे भी कोई क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। तो सन डायल, वाटर क्लॉक, आवर क्लॉक्स एंड कैंडल क्लॉक्स ये यूज होते थे। अब थोड़ा सा इनका ब्रीफ डिस्कशन यहाँ पर दिया गया है। इन अ सन डायल टाइम इज डिटरमाइंड विद द चेंजिंग पोजीशन ऑफ द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट कास्ट बाय द लाइट ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे। तो यहाँ पर सन डायल में ये आती है पिक्चर, और ये किस तरह से यूज किया गया था सन डायल को। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सन डायल कैसे काम करता था। चेंजिंग पोजिशन ऑफ द शैडो, जो शैडो है, जो हमारी परछाई है, उसकी पोजिशन कैसे कैसे चेंज हो रही है बेस्ड ऑन सनलाइट, उसके बेसिस पर सन डायल काम करता था। ठीक है, वाटर क्लॉक कैसे यूज़ होती थी, वाटर के फ्लो पर करती थी। यहाँ पर ये है वाटर फ्लो पर, जैसे यहाँ पर एक छेद है और बना दिया गया है, बकेट में बाल्टी रखी, तो जितनी देर में ये बकेट एम्प्टी हो रही है, ठीक है, तो एक वो टाइम को मेज़र कर लिया गया कि कितने देर में बकेट एम्प्टी हो रही है, और उतना ही समझा गया कि हाँ ठीक है, जितनी देर में बकेट एम्प्टी हो जाएगी उतना देर में हम ये काम करेंगे, या वो फिर उसके बेस पर टाइम को डिवाइड किया गया। In one time, water flowed out from a vessels which had marking for time. जो अभी हमने डिस्कस किया कि मार्किंग बना लिया गया कि इतना टाइम का में ये बकेट अगर खाली होती है तो वो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, डिपेंड ऑन वो जो उनकी कैलकुलेशन होगी। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी वाटर क्लॉक क्या थी कि इसमें क्या था कि एक टब समझ लीजिए, उसमें पानी भरा हुआ है और अंदर एक बाउल रख दिया और उसमें क्या है, एक होल है। ठीक है, तो बाउल को ऊपर रखा है और धीरे धीरे कितनी देर में ये बाउल में पानी आता है और ये बाउल सिंक कर जाता है, डूब जाएगा इस बाउल के अंदर। तो उसके बेसिस पर एक टाइम की कैलकुलेशन बनाई गई। In other type, there would be a bowl with a fine hole at the bottom, which was floated on the surface of water. It gradually filled up in a fixed time and finally sank. Then it was lifted up and floated again. तो क्लियर हो गया। इसके अलावा थर्ड क्या है, आवर ग्लास आता है। एंड आवर ग्लास टाइम वॉज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लो ऑफ सैंड फ्रॉम वन बल्ब टू अनदर। तो यहाँ पर तो ये हमने देखा ही है, कई सारे गेम्स में भी मिलता है और ऐसे आपको दुकानों पे भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जब यहाँ से पूरा खाली हो जाएगा इस पे, तो यहाँ जितने टाइम में खाली होगा उसको मेजरमेंट ऑफ टाइम में उन्होंने एक यूनिट बना लिया। नेक्स्ट आ गया कैंडल क्लॉक, वर कैंडल्स विद मेकिंग दैट इंडिकेट द पासेज ऑफ टाइम व्हेन बर्न्ड। तो जैसे कैंडल्स में यहाँ पर करके मेंशन कर लिया, तो जितनी देर में वो
वो मेल्ट हो रही है कैंडल, तो उसके बेसिस पर एक टाइम बना लिया। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। असर्शन रीजनिंग में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा फैसिनेटिंग फैक्ट। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टोन सनडायल द सम्राट यंत्र वॉज बिल्ट अराउंड 300 ईयर्स अगो एट द जंतर मंतर इन जयपुर राजस्थान। ठीक है, तो हो सकता है आप सब में बहुत सारे लोग जंतर मंतर राजस्थान में जो जयपुर में है उसको देखा होगा, और जिन लोगों ने नहीं देखा है कभी मौका लगे तो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अमेजिंग है वो पूरा। और जो गाइड वगैरह के थ्रू बहुत सारी वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हमें मिलती है। तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है जो 300 ईयर्स अगो बना था जंतर मंतर। ये सनडायल, यहाँ पर सनडायल का पूरा इस तरीके से बना हुआ है कि किस तरीके किस बेसिस पर वो लोग अपना टाइम मैनेजमेंट करते थे, कैलेंडर भी देखते थे इसी के बेसिस पर। और ये क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहाँ इसको बनाया गया है। हाउसेस सेवरल एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ पर बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट हैं इसी तरह से बने हुए हैं। इंस्ट्रूमेंट मतलब स्ट्रक्चर बने हुए हैं, उसके थ्रू रिकॉग्नाइज करना। विद इट्स इम्पोजिंग हाइट ऑफ 27 मीटर, तो आप याद रखिएगा 27 मीटर की इसकी हाइट है। इट्स शैडो मूव्स एट अबाउट 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड फॉल्स ऑन ए स्केल फाइनली मार्क टू मेजर टाइम इंटरवल एज शॉर्ट एज 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड का टाइम इंटरवल रखा गया है, और इसकी जो शैडो है वो कैसे कितना मूव करती है, 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। देखिए ये सारी चीज़ें क्या है, एसेंशियल रीजनिंग में फैक्ट्स में आ जाते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है। इस तरह से 4 स्टेटमेंट दे दिए और उसके बाद 4 ऑप्शन दे दिए कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। क्लियर है? Like any sundial, it measure local और solar time, requiring a correction to determine Indian standard time। अब देखिए ये क्या है, जयपुर में है तो ये लोकल या जो जयपुर में सन की पोजीशन होगी उसके अकॉर्डिंग ही टाइम को मेजर करेगा। सो अगर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तो हमें पता है ना कि ऑल इंडिया में जो एक मिर्जापुर से जो हमारी लाइन जाती है लॉन्गिट्यूड, उस पर बेस्ड जो टाइम है उसी को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग कन्वर्जन यहाँ पर नीड होगी। तो चलिए ये हम अब इसी को एक एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को बताया गया है कि वो कैसे अपनी एक वाटर क्लॉक बना सकते हैं। तो ये पूरी एक्टिविटी है कि एक ट्रांसपेरेंट बॉटल लेनी है, उसको बीच से कट करना है, देन यहाँ पर एक होल करना है, या उसके बाद उसको इस तरीके से सेटअप कर देना है। यहाँ पर वाटर फिल करेंगे और बूंद बूंद करके जब यहाँ से पानी नीचे आएगा तो कितनी देर में जा रहा है उसको आप रिकॉर्ड कर लीजिए, और इस तरह से आप अपनी वाटर क्लॉक को यूज़ कर सकते हैं। तो ये बच्चों के लिए एक एक्टिविटी है। योर वाटर क्लॉक इज रेडी, कैन यू नाउ गेस हाउ टू यूज इट? पोर द वाटर फ्रॉम द लोअर पार्ट बैक इनटू द लोअर टॉप पार्ट एंड वॉच द लेवल ऑफ वाटर ड्रिपिंग इनटू द लोअर वाटर। एवरी टाइम इट टचेस अ मार्क मेड बाय यू, 1 more मिनट हैज पास्ड। क्लियर हो गया? तो ये छोटी सी एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को वाटर क्लॉक बनाना बताया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक और फैसिनेटिंग फैक्ट यहाँ पर यूज़ किया गया है। इन एंशियंट इंडिया टाइम वाज मेजर्ड यूजिंग बोथ शैडो एंड वाटर क्लॉक। तो अभी हमने देख लिया कि सन डायल के थ्रू शैडो को यूज़ करके टाइम को मेजर किया जा रहा था, और वाटर क्लॉक्स के थ्रू वाटर को यूज़ करके टाइम को मेजर किया जा रहा था। द अर्लीस्ट रेफरेंस टू शैडो बेस्ड मेजरमेंट अपीयर्स इन द अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य। तो जो कौटिल्य के द्वारा लिखी हुई अर्थशास्त्र है उसमें सबसे पहला जो एविडेंस मिलता है कि शैडो बेस्ड टाइम मैनेजमेंट मेजरमेंट टाइम का वहाँ पर मिलता है, मतलब जो कहते हैं एविडेंस मिलता है कि वहाँ पर रेफरेंस दिखा है। वॉज कंपोज बाय रिवाइज बिटवीन द 2nd century BC। ठीक है, तो ये बाद में रिवाइज भी किया गया। एन एक्यूरेट एक्सप्रेशन फॉर टाइम इन टर्म्स ऑफ शैडो ऑफ अ वर्टिकल स्टिक वॉज गिवन बाई वराह मिहिर अराउंड 530 CE। तो वराह मिहिर के द्वारा 530 CE में अगेन ये इसको देखने को मिलता है, शैडो ऑफ ए वर्टिकल स्टिक करके जो इन्होंने बनाया अपना। द वाटर क्लॉक विथ वाटर फ्लोइंग आउट, जो अभी हमने वो बकेट में देखा था ना कि वहाँ से यहाँ से वाटर निकल रहा है, फ्लोइंग आउट वाला, वॉज डिस्क्राइब्ड इन अर्थशास्त्र शार्दुल कर नावदाना, इस तरह से, एंड सम अदर टेक्स्ट। तो अर्थशास्त्र में और सादुर्वल करुणा में और कई जगह पे देखने को मिलता है। दीज क्लॉक्स वर नॉट वेरी एक्यूरेट बिकॉज द वाटर लेवल्स ड्रॉप्ड। तो कई बार ऐसा होता है ना कि पानी गर्मियों में तो पानी जल्दी उड़ जाएगा, है ना, एवोपरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से इनसे कोई बहुत एक्यूरेट तो नहीं मिल सकता था, लेकिन हाँ फिर भी उस समय जब कुछ भी नहीं था तो ये जो है चीज़ें होती थी। द फ्लो रेट डिक्रीज्ड, कभी ऐसा हो गया कि पानी का फ्लो ही कम हो गया। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सिंकिंग बाउल वाटर क्लॉक। तो इसके बाद वो जो हमने अभी देखा था दूसरा एक्सपेरिमेंट सिंकिंग बाउल वाला, वो यूज़ किया गया। और ये कहाँ पर दिखा? घटिका यंत्र वॉज फर्स्ट मैंशनड बाय आर्यभट्ट।
तो इसको नाम दिया गया घटिका। घड़ी से आप इसको रिलेट करके समझते हैं, घटिका यंत्र, जो सबसे पहली बार किसने बताया? आर्यभट्ट ने बताया था। ठीक है। देन सेवरल एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट लेटर, टाइम वॉज मेजर्ड कॉन्स्टेंटली विद घटिका यंत्र एट बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, और वहां पर आर्यभट्ट ने सबसे पहले मेंशन किया। फिर बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में भी घटिका यंत्र से टाइम को मेजर करने के प्रमाण मिलते हैं, हमें एविडेंसेस मिलते हैं। Royal places, town squares, and each time the bowls sank. Okay, it was announced by drums, conch shells or striking a gong. तो जैसे जब बाउल सैंक कर जाता था तो फिर उसका अनाउंसमेंट होता था कि हाँ इतना टाइम निकल गया, तो वहाँ पर ड्रम बजाया गया। ठीक है, जैसे 1 घंटा होता है तो पेंडुलम वाली क्लॉक क्या करती है, 1 आवर कंप्लीट होने पर टन टन उतने घंटे बजाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ भी यही किया कि जब बाउल सैंक हो गया तो फिर ड्रम के थ्रू या किसी भी तरह से स्ट्राइक करके बताया गया कि हाँ ये डूब गया, मीन्स इतना टाइम निकल गया। दो द खटिका यंत्र वॉज प्रोग्रेसिवली रिप्लेस्ड बाई पेंडुलम क्लॉक, एज आई टोल्ड यू कि जैसे पेंडुलम क्लॉक में 1 आवर पूरा होने पर एक बार घंटा बजता है, तो वही वहाँ पर किया गया। इसका मतलब घटिका यंत्र आगे जाके पेंडुलम क्लॉक्स के से रिप्लेस हो गया। क्लियर हो गया? देखिए ये थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है, मैंने आपको बोला असर्शन रीजनिंग में या ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। चलिए देखते हैं। तो इस तरीके से कि हाइगेंस पेंडुलम क्लॉक का ये मॉडल दिया हुआ है जो हाइगेंस ने सबसे पहले बनाई थी। एज ह्यूमन सिविलाइजेशन एडवांस्ड एंड पीपल बिगेन टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज, द मेजरमेंट ऑफ टाइम बिकेम वेरी क्रिटिकल। ठीक है, अब जैसे जैसे और ज़्यादा लोगों का इधर से उधर जाना शुरू हुआ, लॉन्ग डिस्टेंसेस वो लोग कवर करने लगे, ट्रैवलिंग करने लगे, तो वहाँ पर टाइम का एक्यूरेसी और इम्पॉर्टेंट हो गया। तो मेजरमेंट भी क्रिटिकल होने लगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें, अब कोई पानी का वो कटोरा लेकर तो हर जगह घूमेगा नहीं कि वाटर क्लॉक सैंक करे। तो वहाँ पर क्या हो गया, दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंक्रीजिंगली बेटर मैकेनिकल डिवाइसेस फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम, ड्रिवन बाय वेट्स, गियर्स एंड स्प्रिंग्स फ्रॉम द 14th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। तो उसके बाद 14th सेंचुरी ऑनवर्ड्स जो है अदर तरीके लोग यूज़ करने लगे for measuring the time. However, the invention of pendulum clock in the 17th century marked a major breakthrough in mechanical timekeeping. तो अब यहाँ से आप इस बात को याद रख सकते हैं कि पेंडुलम क्लॉक का जो हमारा इन्वेंशन है उसको 17th सेंचुरी में मार्क किया जाता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं जो मेन आता है, नो अ साइंटिस्ट। The pendulum clock was invented in 1656 and patented in 1657 by Christian Huygens. Huygens नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पेंडुलम क्लॉक का इन्वेंशन किया था। तो ये एक थ्योरेटिकल पार्ट है जो आपको याद रखना है। He was inspired by the investigation of pendulum by Galileo. तो गैलीलियो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो पेंडुलम का इन्वेंशन किया था उसी से इंस्पायर होकर उन्होंने पेंडुलम क्लॉक को इन्वेंट कर दिया। इट इज सेड दैट वंस व्हाइल सिटिंग इन अ चर्च, गैलीलियो अटेंशन वाज ड्रॉन टू अ लैम्प सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग विच वाज स्विंगिंग बैक एंड फोर्थ। तो पेंडुलम का क्या होता है, बैक एंड फोर्थ, ऐसे जाना फिर ऐसे जाना। ठीक है, पेंडुलम तो ऐसे ही चलता है। तो वो जब लैम्प को देख रहे थे तो वहीं से उनके दिमाग में ये आइडिया जनरेट हुआ था। गैलीलियो फाउंड दैट लैम्प टुक द सेम टाइम फॉर ईच स्विंग। वो उन्होंने फाइंड किया कि यहाँ से यहाँ जाने पे, यहाँ से यहाँ जाने पे वो सेम टाइम ले रही है एक ऑसिलेशन में। आफ्टर एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट पेंडुलम्स, गैलीलियो कंक्लूडेड दैट द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन वाज ऑलवेज द सेम फॉर अ पेंडुलम ऑफ अ गिवन लेंथ। तो एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर गिवन लेंथ का पेंडुलम है तो यहाँ से यहाँ तक जाने में सेम ही टाइम लग रहा है, और इसी के बेसिस पर आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो ये पूरी कहानी के बाद अब हम लोग बात करेंगे सिंपल पेंडुलम का कॉन्सेप्ट बच्चों को इंट्रोड्यूस किया गया है। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटेलिक बॉल विच इज कॉल्ड बॉब। ठीक है, सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट बाय ए लॉन्ग थ्रेड एज शोन। तो यहाँ पर हमने देखा इस तरीके से, ये एक ये पहले ये देख लेते हैं। यहाँ पर एक रॉड के थ्रू रिजिड सपोर्ट दिया गया और एक थ्रेड के थ्रू यहाँ पर ये बॉब को ऐसे करके सस्पेंड किया गया, लटकाया गया। ये हमारा सिंपल पेंडुलम हो गया। We did an activity in the chapter measurement of length and motion in the grade 6 of science textbook Curiosity, where we observed that the oscillatory motion of an eraser hang with the thread. Is this the pendulum similar to that? तो ये इस बच्चे की क्यूरियोसिटी है, ग्रेड 6 में इस तरह का इंट्रोड्यूस किया गया था। नाउ कमिंग टू द, अब इस पेंडुलम में 3 पोजीशंस होती हैं, उसको भी ध्यान से देख लेते हैं। जब आप सीधा वो लटक रहा है तो इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। इसके अलावा जब यहाँ से पेंडुलम ऐसे करके मूव करना स्टार्ट करता है तो ये पोजीशन एक्सट्रीम है जो मैक्सिमम इधर जाएगा और सिमिलरली लौट के फिर इधर जाएगा, तो ये
दोनों पोजीशंस को हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं और बीच वाली पोजीशन को मीन पोजीशन कहते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। द पेंडुलम वॉज एट रेस्ट इन इट्स मीन पोजिशन, तो रेस्ट में कहाँ रहेगा? मीन पोजिशन में, बीच में। व्हेन द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज मूव्ड स्लाइटली टू वन साइड एंड रिलीज्ड इट स्टार्ट्स ऑसिलेटरी मोशन। तो अब क्या करते हैं यहाँ पर, अगर हम बॉब को थोड़ा सा साइड में इधर लेकर गए यहाँ तक मीन पोजिशन, तो उसके बाद उसको रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, तो अब क्या करने लगेगा? वो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरीके से वो मूव करने लगेगा। तो इस मोशन को हम क्या करेंगे? ऑसिलेटरी मोशन। इट्स मोशन इज पीरियोडिक इन नेचर, एंड अगेन इसको पीरियोडिक इन नेचर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में, फिर यहाँ से यहाँ आने में उसको सेम ही टाइम लगने वाला है, फिर ऐसे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पीरियोडिक। एक टाइम इंटरवल के बाद वो चीज़ रिपीट हो रही है, बिकॉज इट रिपीट्स इट्स पाथ आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। अब एक्सप्लेन किया मैंने। The pendulum is said to have completed one oscillation when its bob starting from its mean position O moves to extreme position A and changes direction and moves to another extreme position B. Changes direction, come back to O. अब देखिए एक ऑक्सिलेशन का टाइम क्या होता है कि ये जो आपका है ये मीन पोजीशन से इधर गया, ठीक है, ये हो गई हमारी एक्सट्रीम पोजीशन, और यहाँ से ये हमारी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ से लेकर गया और ये गया और वापस फिर यहाँ पर आया, तो ये जो है हम इसे बोलेंगे वन ऑसिलेशन। इसको डाल देते हैं ए, इसको ओ, इसको बी। तो ओ से ए जाना, ए से बी जाना और बी से अगेन ओ पर आना, दिस इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन, ठीक है। और इसी को कहते हैं द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। और इसी को हम बोलेंगे यहाँ से ओ से ए जाना, ए से बी जाना, बी से अगेन ओ पर आना, ये हमारा हो जाएगा इस पेंडुलम का टाइम पीरियड। क्लियर हो गया? वेरी नाइस। चलिए अब बच्चों के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी बताया गया है, इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड आता है ना ये पेडागोजी में, आपके ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट ये सब पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए जब सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं तो इसको सबको साथ में पढ़ते चलेंगे, जिससे कोई ऐसा कन्फ्यूज़न ना रहे कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। कलेक्ट अ पीस ऑफ स्ट्रिंग अराउंड 150 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो यहाँ पर एक रस्सी ली है 150 सेंटीमीटर लॉन्ग की, हैवी मेटल बॉल विद हुक और एंड अ स्टोन बॉब एंड अ स्टॉप वॉच and a ruler. Tie the bob at the one end of the string, fix the other end of the string with a rigid support such that length of the string in between support and bob is around 100 centimeter. तो ये जो सपोर्ट है और यहाँ पे जो बॉब है इसके बीच की 100 सेंटीमीटर की लेंथ रखी गई है। वेट फॉर द बॉब टू कम एट रेस्ट, योर पेंडुलम इज नाउ रेडी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर बिल्कुल रेस्ट पे आ गया तो पेंडुलम हमारा रेडी हो गया। Gently hold the bob, move it slightly to one end and release it. Take care not to push the bob while releasing it. That the string is taut. Is there a pendulum now oscillating? तो बेसिकली बच्चों के लिए बताया गया कि यहाँ से आप यहाँ तक लेकर जाइए एक्सट्रीम पोजीशन तक, फिर सिर्फ आपको रिलीज करना है, धक्का नहीं देना है, छोड़ना है, सिर्फ छोड़ देना है। अब क्या होगा, ये ऐसे 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 स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? जेंटली होल्ड स्लाइटली हमने कर लिया। यूजिंग अ वॉच मेजर द टाइम इट टेक्स फॉर द पेंडुलम टू कंप्लीट 10 ऑसिलेशंस। अब यहाँ से आपको देखना है, अभी हमने बताया ये गया 1 ऑसिलेशन, ठीक है, फिर 2 ऑसिलेशन, 3 ऑसिलेशन, तो इस तरीके से 10 ऑसिलेशन का टाइम उनको रिकॉर्ड करना है यूजिंग अ मेजर। उसके बाद रिपीट दिस एक्टिविटी 3 to 4 टाइम, 3 to 4 टाइम एक्टिविटी को रिपीट करके लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 10 सेंटीमीटर रखकर उनको सारा यहाँ पर मेजर करना है। ओके, इज द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम ऑलमोस्ट द सेम एवरी टाइम? व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन? द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज ऑलवेज ऑलमोस्ट द सेम एवरी टाइम। तो हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर जब आप 10 ऑसिलेशंस को यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो उसके बाद आप देखेंगे कि टाइम पीरियड जो है हर ऑसिलेशन में ऑलमोस्ट सेम होगा टाइम पीरियड। ओके, तो अब यहाँ पर क्या करना है कि टाइम टेकन फॉर 10 ऑसिलेशंस, जो भी टोटल आपका टाइम होगा यहाँ पर, तो वहाँ से टाइम पीरियड निकल के आएगा। तो टाइम टेकन ऑफ जो भी टाइम 10 ऑसिलेशंस में लग रहा होगा उसको हम लोग 10 से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि 10 जो भी टाइम निकल के आएगा, लाइक मान लीजिए 30 सेकेंड्स निकल के आया, ठीक है, तो अब ऑसिलेशन कितने थे 10, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 30 सेकेंड्स, तो टाइम पीरियड कितना हो गया 30/10, तो विच इज ये कैंसल आउट हो गया, या यहाँ पर क्या हो गया 3 सेकेंड उसका टाइम पीरियड हो गया। क्लियर?
तो यहाँ से कंक्लूजन यही होता है कि द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज ऑलमोस्ट द सेम फॉर एवरी टाइम। तो जो टाइम पीरियड निकल के आएगा वो हर बार सेम होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अब देखते हैं थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। You just did an experiment, historical experiment, which was first done by Galileo, except you used a watch to measure time in place of your pulse beat. तो अब गैलीलियो ने क्या किया था, इस पेंडुलम वाला जो उन्होंने ऑसिलेशन का टाइम था वो अपनी पल्स से चेक किया, बट हमारे पास अब वॉच है तो बच्चों ने वॉच से चेक किया। Suppose you were Galileo experimenting with pendulum. What all would you investigate? What question could you ask? What all pendulum have the same period? How would you test this? So repeat activity 8.2 using the same bob but with a pendulum of two other डिफरेंट लेंथ। अब यहाँ पर करें क्या, उन बच्चों को ये बताया जा रहा है कि आप साइज वो जो लेंथ है ऑफ द स्ट्रिंग है, जैसे 100 सेंटीमीटर ली थी तो उसको चेंज कर दें वहाँ पर और फिर चेक करें। If changing the length influences the time period, does the bob of mass also matter? Test this by repeating activity 8.2 with a fixed pendulum length but with different bob masses. Do you observe any change? The time period of a simple pendulum depends. तो यहीं से जब बच्चे करेंगे तो टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम जो आपको याद रखना है वो उसकी लेंथ पे डिपेंड करेगा, बट बॉब के मास पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसे अगर स्ट्रिंग छोटी है या स्ट्रिंग बड़ी है तो उस पर डिपेंड करेगा लेंथ पर टाइम का जो पीरियड होगा। ठीक है, टाइम पीरियड को हम टी से डिनोट करते हैं, लेकिन उसका जो बॉब है जो यहाँ पर लगाया उसके मास पर वो डिपेंड नहीं करेगा। ऑल पेंडुलम ऑफ द सेम लेंथ हैव द सेम टाइम पीरियड एट अ गिवन लोकेशन। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल के आएगा कि जितने भी पेंडुलम सेम लेंथ के हैं तो उनका जो है टाइम पीरियड सेम ही निकल के आएगा। इसी के बेसिस पर जो है पेंडुलम क्लॉक को बनाया गया। ठीक है, तो द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ ए गिवन लेंथ इज कांस्टेंट एट अ प्लेस। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू मेजरमेंट द टाइम ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो यही प्रॉपर्टी को यूज करके अब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि एक स्टेटमेंट दिया है आपको कि मेजरमेंट ऑफ टाइम इज द बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी दैट द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ ए गिवन लेंथ इज कांस्टेंट एट अ प्लेस। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप इस क्वेश्चन को इस स्टेटमेंट को समझ पाएंगे कि यस इट इज ट्रू। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ऑल क्लॉक्स ओल्ड और मॉडर्न आर बेस्ड ऑन सम प्रोसेस रिपीटिंग कंटिन्यूअसली विच कैन बी यूज टू मार्क इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये एक नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट निकल के आता है कि जितनी भी क्लॉक्स हैं जो ओल्ड है या मॉडर्न है बेस्ड हैं वो रिपीटेड कंटिन्यूअसली जो भी प्रोसेस हो रहा है उसी के बेसिस पर उनको जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर का मार्क किया जाता है। जैसे 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, तो वो क्या हो रहा है 5 मिनट्स का उनका रिपीटेड इंटरवल बना लिया गया जो हमारी आजकल की क्लॉक्स में हम लोग देखते हैं। Modern clocks measure the time using the same basic principle, periodic repetition process, but use tiny and very rapid vibrations either from a quartz crystal or quartz क्लॉक। ठीक है, और फ्रॉम सम स्पेसिफिक एटम्स एटॉमिक क्लॉक्स। तो आपने एक क्रिस्टल क्वार्ट्ज क्लॉक और जो एटॉमिक क्लॉक्स हैं इनको भी इसके बारे में भी अच्छे से सुना हुआ है। तो इनका जो है वो बहुत ही छोटा, मतलब इसका मतलब ये है कि आप बहुत छोटे से छोटा टाइम को भी मेज़र कर सकते हैं। While Huygens early pendulum clocks could gain or lose 10 seconds each day, today's atomic clocks are so precise that they lose only 1 second in millions of years. So now this point is remember point for you कि atomic clocks जो है वो 1 second in millions of years में लूज करती हैं जो हमारा टाइम का कैलकुलेशन चल रहा है, जबकि पेंडुलम क्लॉक जो हाइगेंस ने बनाई थी वो 10 सेकेंड ईच डे लूज हो रहा था, उसमें कम हो रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इस फैक्ट को आपको याद रखना है। साइंटिस्ट आर कॉन्स्टेंटली सर्चिंग फॉर इवन बेटर वेज टू मेजर टाइम विथ ग्रेटर एक्यूरेसी, और अभी भी इस पर काम चल रहा है। नाउ आ जाते हैं हम SI यूनिट ऑफ टाइम। द SI यूनिट ऑफ टाइम वी ऑल नो दैट सेकेंड। SI यूनिट का मतलब होता है स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, इसके अलावा हम लोग मिनट्स आवर्स इन सब में भी मेज़र करते हैं टाइम को, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है दैट इज सेकेंड, जिसको हम लोग बोलते हैं वो स्टैंडर्ड यूनिट्स का मतलब जो ग्लोबली एक्सेप्टेड मानी जाती है, मानक जिसे बोलते हैं हम लोग। द लार्जर यूनिट्स ऑफ टाइम आर मिनट्स एंड आवर। ठीक है, ये सारी बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन है, सभी को पता है 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट एंड 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। वेरी नाइस, चलिए आगे देखते हैं। Unit of time such as second, minute and hour begin with the lower case letters except at the beginning of a sentence.
अदर देयर सिंबल्स आर स्मॉल, मिनट एंड आवर। देखिए ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, कभी कभी लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं अगर ये स्टेटमेंट के रूप में पूछ लिया गया। ठीक है, सो ऑल्सो रिटन इन लोअर केस लेटर एंड इट्स सिंगुलर, कि जो ये अगर हम लोग बीच में कहीं लिखते हैं तो एस, मिन, ये सब स्मॉल से लिखे जाते हैं लोअर केस में। ठीक है, नॉट दैट अ फुल स्टॉप इज नॉट रिटन आफ्टर द सिंबल, और ऐसा नहीं है एस डॉट फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। अब अगर लास्ट में करेंगे तो फुल स्टॉप, तो सेंटेंस का अगर एंड है तो लगेगा ही लगेगा। वाइल राइटिंग द टाइम ऑलवेज लीव अ स्पेस बिटवीन द नंबर एंड द यूनिट। ये देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से आ रहा है। देखिए अगर इसको इस तरह से बॉक्स में करके दिया गया, दिस मीन्स इस पर क्वेश्चन बन सकता है। Also note that writing sec for second and hours for hour is incorrect. ओके देखिए इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हम लोग ऑलरेडी लिखते हैं, कई बार लिखते हैं, सेकंड्स के लिए हम लोग एस सी डॉट लिख देते हैं या आवर्स के लिए एच आर एस लिखते हैं, जो ऑफिशियली इसको इनकरेक्ट ही माना जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ समझ में आ गई है कि कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बनती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। Now coming to the fascinating facts. The hole in the bowl of Ghatika yantra was made in such a manner that it took 24 minutes to fill sink. ओके अगेन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि घटिका यंत्र में एक बार उसको भर के सिंक होने में कितना टाइम लगता था, 24 मिनट्स। द टाइम यूनिट मेजर्ड बाय दिस क्लॉक वॉज कॉल्ड घटिका और घड़ी। तो घटिका और घड़ी सिमिलर साउंड होता है, याद रखना है। It became the standard unit of the measurement and continued until the end of the 19th century. 24 long days was thus divided into 60 equal घटीज। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि जो 24 घंटे का पूरा टाइम था तो वो 60 इक्वल घड़ीज में डिवाइड था। घटीज उसको बोलते थे जो अब आवर मिनट सेकेंड में हम लोग करते हैं, लेकिन उसमें घड़ीज में उसको समझ ले। घड़ी जो हमारी पुराने लोग कौन सी घड़ी हो रही है, अब कौन सी घड़ी, तो घड़ी बेसिकली में टाइम का मेजरमेंट था। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फैक्ट है जिसको एज अ थ्योरी पार्ट आपको याद रखना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, एक अलग एक्टिविटी है। लेट अस फाइंड एंड आइडेंटिफाई। लुक एट द वॉल क्लॉक शोन इन 8.8। ओके, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल ऑफ टाइम यू कैन मेजर इट। सो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कि 1 सेकेंड हम मेजर कर सकते हैं इससे देखकर। ठीक है, लेकिन अगर आप मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड की बात करेंगे तो वो इस घड़ी पर आप नहीं देख पाएंगे। तो 1 सेकेंड इज द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल ऑफ टाइम दैट वी कैन मेजर यूजिंग दिस क्लॉक। क्लियर, ये बच्चों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। ऑल्दो वी नो बहुत सारी चीज़ें हमें पता होती हैं, बट जब एग्जाम में क्वेश्चन देख लेते हैं ना तो ऐसा लगता है कि ऐसा था या नहीं था, लाइक दिस। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। साइंस एंड सोसाइटी। इन टूडेज वर्ल्ड मेजरिंग टाइनी फ्रैक्शंस ऑफ ए सेकेंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि हमने बताया कि मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, तो इन सबको आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। फॉर एग्जाम्पल इन स्पोर्ट्स, टाइम कीपिंग डिवाइसेस कैन रिकॉर्ड इवेंट डाउन टू 100s और इवन 1000s ऑफ अ सेकेंड, मीन्स अ मिली सेकेंड, टू डिटरमाइन द विनर्स इन रेस। इन मेडिसिन, हार्ट मॉनिटर्स लाइक इलेक्ट्रोग्राम, ECG बोलते हैं, सॉरी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम machines measure the milliseconds variation in heartbeat to detect health issues. In music, digital recording capture sound thousands of times per second for smooth playback. ठीक है, तो देखिए कैसे मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, इन सब का यूजेस कहाँ कहाँ कितना इंपॉर्टेंट है, हो गया उनको मेजर करना। मैनी डिवाइसेस यूज इवन शॉर्टर इंटरवल्स, स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर प्रोसेस सिग्नल्स इन माइक्रो सेकेंड्स, 1 millionth ऑफ अ सेकेंड। तो माइक्रो सेकेंड बेसिकली 1 millionth ऑफ अ सेकेंड, अलाइंग दम टू ऑपरेट वेरी फास्ट। तो ये चीज़ें, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा कि ये तो सब ठीक है, बट इन्हीं तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं इसी से, क्योंकि वो NCERT बुक में दिए हुए हैं। जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखेंगे उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल और स्टेटमेंट वो डायरेक्टली बुक से ही होते हैं, क्योंकि वो NCERT बुक में दिए हुए हैं, इसलिए NCERT इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर। Scientists continue to develop even more precise time measuring tools for space exploration, medicine, and advanced science experiment. ठीक है, the faster and more accurate our clock become, the more they help society in ways we may not even notice. क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। For races covering the same distance, we can tell who was faster by measuring the time, but how can we tell that when comparing races for different distances?
तो इस तरीके से अब यहाँ पर बताया गया है कि एक में तो हमने बता दिया माइक्रोसेकंड और मिली माइक्रोसेकंड का डिवाइस को यूज़ करके, लेकिन अगर 2 डिफरेंट रेसेस हो रही हैं तो हम कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन फास्ट है कौन स्लो है। तो उस वहीं पर क्वेश्चन आ गया, स्लो और फास्ट का कॉन्सेप्ट बच्चे को इंट्रोड्यूस किया गया। दिस मीन्स यहाँ पर हम बात करेंगे आगे चल के स्पीड की। What do we mean when we say something is moving fast or slow? Suppose you are watching 100-meter race on a straight track. ठीक है, all the players begin from the starting point together, but after some time they are not running all together. How do you decide who is running faster amongst them? तो अब इसमें से हम किसको बताएंगे कौन फास्टेस्ट दौड़ रहा है। ठीक है, someone who is ahead of others at some instant of time is running faster than them, hence someone who has covered more distance within the same time is running faster. तो अब यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो ज़्यादा आगे चल रहा है उसी टाइम में, तो वो क्या है, फास्ट दौड़ रहा है, या जिसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर ली है उसी टाइम में वो ज़्यादा फास्ट दौड़ रहा है। तो ये कन्फ्यूज़न को क्रिएट करने जो है उसको क्रिएट जो हो रहा है उसको सॉल्व करने के लिए आगे हम कॉन्सेप्ट स्पीड का इंट्रोड्यूस करेंगे। द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम डिसाइड विच वन इज़ फास्टर और स्लोअर। तो एक इंसान का एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम लाइक मतलब 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये बताएगा कि वो फास्ट दौड़ रहा है या स्लो दौड़ रहा है। सबका कंपैरिजन हम इससे कर सकते हैं। We often say that the faster runner has a higher speed. You probably familiar that the word speed. तो यहाँ बच्चों को बोला गया है कि आपको speed का जो word है उससे तो आप familiar होंगे ही। Now coming to the next, by comparing the distances moved by 2 or more objects in the unit time, it can be found out which of them is moving faster. तो यहाँ पर देखते हैं the unit time may be 1 second और 1 minute और 1 hour. तो अब unit time का मतलब क्या है कि या तो आप इसको 1 second के थ्रू मेजर करिए या 1 minute या 1 hour. तो बेसिकली हम लोग देखते हैं स्पीड बताते हैं ना, जैसे इतने किलोमीटर पर आवर, पर मिनट, पर सेकेंड, तो वो यूनिट टाइम का मतलब वहाँ यही आता है। वी कैन ऑल्सो डिस्टेंस वी कॉल द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये तो डेफिनेशन हो गई स्पीड की कि एक यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट वही उसकी स्पीड है। अब इसको डिटरमाइन करने के लिए देखिए क्या है, फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है पहले से, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। ओके, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर इट। दिस मीन्स अगर हमने बोला कि किसी की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है तो इसका मीनिंग बेसिकली क्या हो गया कि वो 1 आवर में 2 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करता है। क्लियर हो गया, सिंपल यही स्पीड का कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट वुड बी दिस यूनिट ऑफ स्पीड। अब यूनिट यहाँ से क्या हो जाएगी, डिस्टेंस की यूनिट अगर हम मीटर करेंगे तो टाइम की यूनिट हमारी सेकेंड हो जाएगी। तो इस तरह से स्पीड का जो हमारी यूनिट हो जाएगी वो मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। सिमिलरली अगर डिस्टेंस को हम किलोमीटर में करेंगे तो टाइम को हम आवर्स में करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर। लेकिन मीटर पर सेकेंड इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट, क्योंकि मीटर SI यूनिट जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसमें मीटर जो है वो SI यूनिट है और सेकेंड जो है वो टाइम की SI यूनिट है, इसलिए मीटर पर सेकेंड जो है SI यूनिट ऑफ स्पीड हो जाती है। क्लियर हो गया। स्पीड कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन द अदर यूनिट्स। इफ वी एक्सप्रेस द डिस्टेंस इन किलोमीटर देन टाइम इन आवर, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया यहाँ पर। चलिए अब एक क्वेश्चन देखा हुआ है मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स में इस तरीके से स्पीड निकालने के लिए, तो इस क्वेश्चन को भी एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। स्वातिज स्कूल इज 3.6 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम हर हाउस। इट टुक हर 15 मिनट टू रीच हर स्कूल राइडिंग ऑन हर बाइसाइकिल। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बाइसाइकिल इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, बट वी कैन सी ये किलोमीटर में है और ये मिनट में है। तो दिस मीन्स वी नीड टू चेंज दिस मिनट इनटू आवर। या तो हम मिनट को सेकेंड में कर लें, क्योंकि हमें स्पीड तो मीटर पर सेकेंड में निकालनी है। तो यू हैव सो मैनी ऑप्शंस, जैसा भी आपको सही लगे। लेकिन अगर हमने यहाँ पर 30.6 किलोमीटर लिखा है और यहाँ पर लिखा है मीटर, और हमें निकालना है मीटर पर सेकेंड में, 3.6 इंटू 1000 करेंगे, 15 इंटू 60 करेंगे, मीटर पर सेकेंड में चेंज करके आंसर निकल के आएगा। तो इस तरीके से स्पीड को हम कैलकुलेट करते हैं। नाउ कमिंग टू द अगेन, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है। लुक अप एट द टाइम रेलवे टाइम टेबल ऑन द इंटरनेट। आइडेंटिफाई अ ट्रेन स्टॉपिंग एट द रेलवे स्टेशन नियरेस्ट टू योर प्लेस ऑफ स्टे। फाइंड आउट द नेम ऑफ द नेक्स्ट स्टेशन वेयर द ट्रेन स्टॉप्स ऑल्सो।
फाइंड द डिस्टेंस टू द स्टेशन एज गिवन इन द टाइम इंटरवल। नोट, अब जैसे यहाँ से ट्रेन आप अपना जो उन्होंने बताया कि इंटरनेट से आप रेलवे का एक टाइम टेबल लीजिए कि आपका जो स्टेशन से ट्रेन चलती है तो वो दूसरे स्टेशन पर कब पहुंचती है, वहाँ से आप उनकी डिस्टेंस देखिए, दो स्टेशन के बीच की टाइम देखिए और ट्रेन की स्पीड को आप वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक एक्टिविटी बच्चों के लिए बताई गई है। डिफरेंट आप ट्रेन के यहाँ पे नाम बच्चे लेंगे, स्टेशन का नाम लेंगे, डिस्टेंस नेक्स्ट स्टेशन की लेंगे, फिर आवर के यहाँ पर टाइम लिखेंगे कितने घंटे में वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुँच रही है, फिर यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग स्पीड करेंगे। ओके, नाउ कंपेयर द स्पीड्स ऑफ द ट्रेन विच इज़ द फास्टेस्ट ट्रेन। वो हम स्पीड जैसे निकल के आएगी उस पे बेस पे कह सकते हैं। द ट्रेन विच हैज़ कवर्ड द मैक्सिमम डिस्टेंस इन यूनिट टाइम इज द फास्टेस्ट ट्रेन दैट वन द हाइएस्ट स्पीड। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, तो ये तो ऑलरेडी हम पढ़ के आ रहे हैं। स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल डिस्टेंस टाइम टेकन इफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड टाइम टेकन आर इट फॉर नोन टू अस। अब अगर डिस्टेंस और टाइम दिया है तो स्पीड हम इससे निकालेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए हमें स्पीड और टाइम दिया है तो जस्ट इसको उल्टा करके, ये बच्चों के लिए को समझाया गया है इस तरीके से कि अब डिस्टेंस अगर हमारे पास पता है हमें डिस्टेंस निकालनी है और स्पीड और टाइम दिया है तो हम स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे टोटल डिस्टेंस कवर निकल के आ जाएगा। क्लियर? और मान लीजिए हमें स्पीड और डिस्टेंस दिया है और टाइम निकालना है तो टाइम को हम इधर लेकर जाएंगे, स्पीड से डिवाइड कर देंगे, थर्ड फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ पर एक ही फॉर्मूले से तीनों निकल के आ सकते हैं। एग्जाम्पल भी बताया गया, राघव इज गोइंग टू अ नेबरिंग सिटी इन अ बस मूविंग एट अ स्पीड। अब यहाँ पर स्पीड ऑलरेडी गिवन है, इन 2 आवर्स टाइम दे दिया गया है। दिस मीन्स आपको फाइंड आउट करना है कि डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम करके ये निकल के आएगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 8.3 दिया हुआ है, ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट स्पीड, अगेन स्पीड यहाँ पर दिया है और दिया है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। डिस्टेंस दिया, नाउ यू हैव टू फाइंड द टाइम। तो दिस मीन्स अभी जो फॉर्मूला हम लोग ने इंटरचेंज किया था कि टाइम को यहाँ रखेंगे और स्पीड से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। क्लियर है? बहुत सिंपल है। आई होप कि ये क्लियर हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। ओके, नाउ देख लेते हैं नेक्स्ट। इन ऑल द एग्जाम्पल्स सो फॉर वी हैव फाउंड दैट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। ठीक है, जितनी डिस्टेंस कवर हो रही थी, जितना टाइम था उससे डिवाइड करके हम लोग स्पीड निकाल रहे थे। हाउएवर द ऑब्जेक्ट माइट नॉट हैव ट्रैवल्ड विद द सेम स्पीड ड्यूरिंग द इंटायर ड्यूरेशन। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ट्रेन ए से स्टेशन से बी स्टेशन जाने पर सेम स्पीड से चलती चली जा रही हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। कहीं स्लो होगी, कहीं फास्ट होगी, कहीं ब्रेक भी लगाएगी, फिर आगे ब्रेक तो नहीं लगाएगी, मतलब अगर कार है तो कहीं पे रुक भी सकती है, लेकिन अगर उसे ए सिटी से बी सिटी तक जाना है तो वो सेम स्पीड से नहीं जा सकती। ठीक है, तब भी हम स्पीड तो निकालते ही हैं। तो इस केस में हमें क्या करेंगे, द ऑब्जेक्ट माइट हैव समटाइम्स मूव स्लोअर समटाइम्स फास्टर, सो द स्पीड दैट वी हैव कैलकुलेटेड इज द एवरेज स्पीड। तो दिस मीन्स जो हम लोग स्पीड जिसकी बात कर रहे हैं, टोटल डिस्टेंस कवर अप डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये उस टाइम पर हमारी क्या कहलाती है, एवरेज स्पीड कहलाती है। क्योंकि ये कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो सेम स्पीड से नहीं चल रही है। ठीक है, कहीं स्लोअर है, कहीं फास्टर है, तो जो स्पीड हम लोग निकालते हैं एवरेज स्पीड होती है। इसी को यूज कहते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। क्लियर हो गया? तो एवरेज स्पीड और स्पीड से कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को टर्म हम सेम ही यूज करते हैं। अगर हमारी जो गाड़ी जो है फास्ट या स्लो चल रही है तो वो किस बेसिस पर चल रही है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, साइंस एंड सोसाइटी। ये भी इंपॉर्टेंट आता है, क्वेश्चन बनता है, व्हीकल्स सच एज स्कूटर्स, मोटर बाइक्स, कार्स एंड बसेस हैव एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स एंड डिस्प्ले द व्हीकल स्पीड। तो 1 किलोमीटर पर की स्पीड बताती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर। और दूसरा अनदर इंस्ट्रूमेंट नोन एज ओडोमीटर, इट ऑल्सो फिटेड इन द व्हीकल्स दैट मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द। और यहाँ पर इस तरीके से ओडोमीटर होता है आप पे, जिसपे कितनी डिस्टेंस गाड़ी ने कवर कर लिया है वो बताया जाता है। तो स्पीडोमीटर और ओडोमीटर को याद रखिएगा कि स्पीडोमीटर इज फॉर मेजरिंग द स्पीड एंड ओडोमीटर इज मेजरिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल। ये तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्टली ट्रू फॉल्स पे पूछ सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, I once watched a part of marathon on a straight road stretch. I noticed that some people seemed to running at the same speed during the distance, while some people would speed up slow or down
हाउ देयर मोशन भी डिफरेंट। तो अब यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। लीनियर मोशन क्यों है? बिकॉज स्ट्रेट लाइन में ये मोशन हो रहा है। क्लियर? डू यू रिमेंबर लर्निंग अबाउट लीनियर मोशन इन द चैप्टर ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन इन ग्रेड 6 साइंस? तो ग्रेड 6 साइंस में कुछ मोशंस को इंट्रोड्यूस किया गया था। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। दैट वाज इंट्रोडक्टरी पार्ट, जो धीमे धीमे आगे के उसमें भी हम पढ़ लेंगे। When an object moves along a straight line, its motion is called linear motion. अभी आप इतना क्लियर रखेंगे। Now imagine a train on a track which is along a straight line between two adjacent railway station. So the motion of the train between two stations is a linear motion, जैसा कि अभी हमने डिस्कस कर लिया। Now the train starts from the first station A at a slow speed, then moves at a faster speed, then slows down, then come to a halt at the next station. ठीक है? In between two stations for some distance B to C, the train moves at a constant speed. That is at unchanging speed. जैसे कि यहाँ से चली तो स्लो होगी, ठीक है, लेकिन B से C पे वो एक स्पीड से चलती चली आ रही है। यहाँ पर जाने के बाद उसकी स्पीड थोड़ी इंक्रीज हो गई, फिर उसी स्पीड से पूरा C तक चल रही है। फिर सी से उसने स्पीड धीमी शुरू करी, स्लो डाउन करनी स्टार्ट करी, क्योंकि डी पे आके उसको रुकना है। क्लियर हो गया? तो ये बी टू सी का जो स्पीड है, ये उसकी सेम स्पीड से वो चल रही है। सो एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। And if the speed of an object moving along a straight line keeps changing, it is said to be non-uniform linear motion. Clear हो गया? Uniform मतलब change नहीं होगी, constant speed से जो object है वो जा रही है, और non-uniform जहाँ पर आपका time वो speed change हो रही है। So यहाँ पर the motion of the train between A and B and C and D is non-uniform, but B to C is uniform. An object is in uniform motion covers equal distance in equal interval of time. तो अभी अगर uniform motion को define करना है, definition में बताना है, this means it covers equal distance in equal interval of time, while it covers unequal distance in equal interval of time when it is in non यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ठीक है, तो अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो अनइक्वल डिस्टेंस हो जाएगी, टाइम इंटरवल वही रहेगा लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल हो जाएगी। क्लियर? तो चलिए, इन टेबल बच्चों को अगेन एक टेबल के थ्रू समझाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब एक टेबल के थ्रू भी बताया गया है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस को। जैसा कि यहाँ पर टाइम दिया गया है, एक ट्रेन एक्स है, ट्रेन वाई है। ठीक है, तो 10 से 11 के बीच के जो टाइम इंटरवल रखा गया है वो 10 मिनट्स का टाइम इंटरवल डिवाइड कर दिया गया 10 मिनट्स में। तो 10 मिनट्स में जो ट्रेन एक्स है वो 0 से 20 किलोमीटर जाती है, तो डिस्टेंस कितनी कवर की उसने? 20 किलोमीटर। फिर 20 से 40 जाती है तो अगेन उसने 20 किलोमीटर की ही डिस्टेंस कवर की है। तो दिस मीन्स फिर 20 किलोमीटर की ही डिस्टेंस कवर किया। दिस मीन्स वो इक्वल इंटरवल पे इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। तो यहाँ पर ट्रेन एक्स का मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म। और जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पहले 20 किलोमीटर किया, फिर 15, फिर 15, फिर 25, फिर 20, तो ये क्या है? एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो ट्रेन वाई जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है इक्वल इंटरवल पर, लेकिन वो कैसा कर रही है? स्पीड उसकी डिस्टेंस सेम कवर कर रही है। दिस मीन्स ट्रेन एक्स जो है वो हमारी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। तो ट्रेन एक्स कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल एट टाइम, तो इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन लीनियर मोशन, एंड ट्रेन वाई इज इन नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो इस तरीके से ये भी क्लियर किया गया। नाउ कमिंग टू द यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज एन आइडियलाइजेशन। इन एवरीडे लाइफ वी सेल्डन एंड फाइंड ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड फॉर लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम। दैट इज वाई यू हैव टू यूज द एवरेज स्पीड। तो देखिए, यूनिफॉर्म मोशन तो एक बहुत आइडियल किस्म की आपका इवेंट हो गया। तो यहाँ पर ऐसा नहीं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? एवरेज स्पीड को यूज़ करते हैं कि कहीं ट्रेन ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता कि एक कांस्टेंट स्पीड से चलती जा रही है। तो अगर हमें ट्रेन की स्पीड को निकालना है तो हम वही करेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम। क्लियर हो गया? सो यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेट सेल में रिवीजन है जो कि ऑलरेडी हम पीडीएफ के थ्रू करेंगे, और उसके बाद क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस आप अपने आप ट्राई करिए। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, देन हम क्वेश्चंस भी सॉल्व कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था आपसे
कि एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे पूरे चैप्टर का। मेजरमेंट ऑफ टाइम मेजरमेंट की कॉन्सेप्ट्स में हमने क्या समझा? टाइम हैज़ बीन मेजर्ड यूजिंग नेचुरल इन्वेंट्स लाइक सनराइज, सनसेट, मून फेजेस एंड सीजन्स। तो स्टार्टिंग में जब क्लॉक्स नहीं थी तो टाइम को इन नेचुरल इन्वेंट्स के थ्रू मेजर किया जाता था। उसके बाद जो है एक डे में टाइम के कॉन्सेप्ट को और थोड़ा सा शॉर्टर इंटरवल के लिए सन डायल्स का यूज़ किया गया, वाटर क्लॉक्स का यूज़ किया गया, आवर ग्लासेस का एंड कैंडल क्लॉक्स का। ठीक है। इसके अलावा मॉडर्न टाइम कीपिंग यूजेस पेंडुलम्स। अब मॉडर्न टाइम में पेंडुलम, क्वार्ट्ज क्रिस्टल एंड एटॉमिक वाइब्रेशंस को यूज़ किया जा रहा है। देखिए अभी पूरा चैप्टर हम लोगों ने बहुत ब्रीफ में पढ़ा है और मैंने आपको बताया भी है कि पूरे चैप्टर में जो थ्योरेटिकल पार्ट है उससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो अच्छा होगा कि एक बार आप चैप्टर को भी पढ़ लें, कभी भी किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं आप को नहीं पता, और एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। चलिए एग्जाम्पल्स से समझ लेते हैं। सन डायल को किस लिए यूज़ करते हैं? मेजर्स टाइम यूजिंग शैडो ऑफ द सन। वाटर क्लॉक किस लिए यूज होती है? मेजरिंग टाइम बाय वाटर फ्लो या सिंकिंग वॉल। दो तरीके थे वाटर क्लॉक्स के लिए, अभी हमने पढ़ा। पेंडुलम क्लॉक इन्वेंटेड बाय क्रिश्चियन हाइगन्स एंड इंस्पायर्ड किससे हुए थे? गैलीलियोज ऑब्जर्वेशन से। ये भी हमने डिस्कस किया है। नाउ सिंपल पेंडुलम का डिस्कशन था। अब पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए बॉब सस्पेंडेड बाय ए स्ट्रिंग। एक रस्सी से रिजिड उससे बॉब को सस्पेंड किया गया था। ऑसिलेशन क्या होता है? वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मूवमेंट। लाइक अगर हमारी पोजीशन है ए और बी, तो यहाँ से ओ पोजीशन से, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने को हम लोग बोलते हैं वन ऑसिलेशन। टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन पे जितना टाइम लगा है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। दिस मीन्स अगर आपके पास एग्जाम्पल अभी आगे समझ लेंगे। टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेंथ पर डिपेंड करता है, लेकिन जो बॉब का मास है, ये जो हमारा बॉब होता था उसके मास पर डिपेंड नहीं करता है। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेजर कैसे करते हैं? फॉर 10 ऑसिलेशंस टू कैलकुलेट टाइम पीरियड। ये हमने अभी अपने चैप्टर में पढ़ा था। जैसे कि मान लीजिए 10 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में 18 सेकेंड लग रहे हैं इस पेंडुलम को। दिस मीन्स हम लोग 18 को 10 से डिवाइड कर देंगे, सो 1.8 इज द टाइम पीरियड। क्लियर हो गया? द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, नॉट्स ऑन द बॉब्स मास। ये हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा चैप्टर में एसआई यूनिट टाइम की बताई गई है, विच इज सेकेंड होती है, जबकि लार्जर यूनिट्स में मिनट्स एंड आवर्स आते हैं। ये भी ऑलरेडी डिस्कस है। 60 सेकेंड्स में 1 मिनट एंड 60 मिनट्स में 1 आवर। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक था स्लो और फास्ट। स्पीड टेल्स हाउ फास्ट और स्लो समथिंग मूव्स। तो स्पीड निकालने के लिए यहाँ पर बताया गया है, फास्टर ऑब्जेक्ट्स कवर मोर डिस्टेंस इन द सेम टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूले को बताया गया है। एसआई यूनिट क्या होती है? स्पीड की मीटर अपॉन सेकेंड होती है। इसको हम लोग किलोमीटर पर आवर में भी करते हैं, बट मीटर पर सेकेंड होता है इसका एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट। एवरेज स्पीड व्हेन यूज्ड व्हेन स्पीड वेरियस। और जब स्पीड जो है एक कांस्टेंट स्पीड से कोई चीज़ मूव नहीं कर रही है तो हम उसमें वहाँ पर एवरेज स्पीड, उसी स्पीड को बोलते हैं। ठीक है, स्पीड हमारा टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम होता है। नाउ एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझाया। स्वातिज बाइसिकल 3.6 किलोमीटर जाती है 15 मिनट्स में, तो इसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड होगी, जो हमने डिस्कस किया है एक्सप्लेन करके चैप्टर एक्सप्लेनेशन में। ओके, नाउ रिलेशनशिप बिटवीन, 3 तरीके से यहाँ पर फॉर्मूले दिए गए हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक फॉर्मूले से ही तीनों निकल के आ जाते हैं। ये भी हमने अभी डिस्कस किया था। क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है? जब मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, उसको हम लीनियर मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। क्लियर? एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। बहुत ज़्यादा डीप में हमने पढ़ा है इसको चैप्टर में। नाउ कमिंग टू द ट्रेन मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड, तो यूनिफॉर्म मोशन। ट्रेन स्लोइंग डाउन एंड स्पीडिंग अप, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कार ऑन हाईवेज वर्सेस कार इन सिटी ट्रैफिक। क्योंकि कार हाईवे पे कैसे चलती है? कांस्टेंट स्पीड में चलती चली जाती है, ठीक है, लेकिन सिटी के ट्रैफिक में कभी स्लो होगी, कभी स्पीड लेगी, तो उस पर डिपेंड करेगा। नाउ ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आप लोग सॉल्व करेंगे, आंसर्स भी दिए हुए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 9 के साथ। आई होप कि आपको ये यूज़फुल लग रहा है। अगर वीडियो यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस सेट भी करेंगे जो आपका सीटेट के पेपर 2 के हैं। तो चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।